हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की कम्युनिकेशन की क्लासेस चल रही थी, लेक्चर्स की वीडियो आ रही थी। इसमें प्रीवियस में जो वीडियो आई थी उसमें मैंने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। इसमें जो आपका मौखिक व लिखित था उससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, दोनों के लिए ही ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से जो आपका अशाब्दिक या फिर सांकेतिक या फिर भाषांतर संप्रेषण होता है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण लेकर भी हम डिटेल में समझेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी किसी सब्जेक्ट पर आप थोड़ी वीडियोस चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें तो समझते हैं अशाब्दिक या सांकेतिक संप्रेषण क्या होता है। अशाब्दिक नाम से क्लियर हो रहा है। अशाब्दिक का मतलब क्या है, जिसमें हम शब्दों के माध्यम से नहीं, यानी वर्ड्स में नहीं, बिना वर्ड्स का यूज किए सामने वाले को कोई बात या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम में नहीं करते हैं कि आपको कोई आंसर अपने फ्रेंड से पूछना है, वो दूर बैठा है तो आप बोल के तो पूछ नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ इस तरह के आपके कोड वर्ड भी यूज करते हैं या कुछ फर्स्ट सेकेंड या क्या होगा, थोड़ा सा हाथों की उससे भी आप लोग आइडिया लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, किसी को बुलाना है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही होता है। आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन ये भी संप्रेषण में ही आता है और ये अशाब्दिक होता है। या कोई संकेत, आपने देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं पाते, यानी कि डीफ होते हैं या जो है बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोग क्या करते हैं, उनकी साइन लैंग्वेज होती है, वो हाथों से जो है कुछ बात करते हैं। हाथों के अलग अलग तरह की कहें जेस्चर्स होते हैं उनके, उसके माध्यम से वो अपनी बात को समझाते हैं, बोलते हैं। तो वो भी एक लैंग्वेज ही होती है। वो भी किस तरह कम्युनिकेशन में आती है, वो भी आपका अशाब्दिक हो जाता है। और ये वो सांकेतिक में मेनली आएगी, संकेतों के माध्यम से। या इसके अलावा आप जगह जगह पर चिन्ह बने देखते हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स में चिन्ह देखते हैं, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन ही है एक तरह का। अब आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि अशाब्दिक संप्रेषण का अभिप्राय ऐसे संप्रेषण है जिसमें किसी शब्द या वाक्य का प्रयोग नहीं होता, यानी कि बिना किसी शब्द या वाक्य का प्रयोग किए हुए जब किसी संदेश, विचार, भावना आदि का संचार होता है, तो ऐसा संचार अशाब्दिक या फिर भाषांतर संप्रेषण कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, कि फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संप्रेषण का स्वरूप। तो इसमें संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज हो जाएगी, जो कि मैंने बताया। तो ये दो तरह की रहती है, एक विजुअल हो जाती है, दूसरी ऑडियो हो जाती है। फिर आ जाता है दैहिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, या फिर इसको काइनेसिस भी बोलते हैं। या फिर समय व स्थान अंतराल भाषा, प्रॉक्सिमिक्स, या फिर पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज। थोड़े से अलग वर्ड्स आपको सुनने मिल रहे होंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नेट तक में इससे क्वेश्चन आते हैं। ये वाला टॉपिक जो है, इससे नेट जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद जब पीजी करेंगे तो उसके बाद यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसके में भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्या होता है, अब आइए इसको समझते हैं। साइन लैंग्वेज की जो बात हुई थी कि जो संप्रेषण होता है उस प्रोसेस में जब हम जो प्रेषक होता है, यानी जो सेंडर है, जो संदेश को भेज रहा है, और जो रिसीवर है, प्राप्त कर रहा है, उनके बीच में जो विचार संदेश भेजे जाते हैं वो कुछ चिन्हों, संकेतों, चित्रों और प्रतीकों, यानी कि कोई कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं, कुछ इस तरह के साइंस होते हैं जिनके माध्यम से भेजा जा रहा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संकेत भाषा कहते हैं। कोड वर्ड जिसे आप लोग समझ सकते हैं, या जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वहां पर एरोज बने होते हैं कि कब आपको रुकना है, कब जाना है, किस साइड की लाइट जो है आपको लाइन खुली मिल रही है, कहाँ पर रुक जाना है। तो ये सारे साइन होते हैं, तो वही साइन लैंग्वेज आपकी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक चीज कही है कि एक चाइनीज कहावत है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड, कि कभी कभी जो शब्द या वर्ड्स नहीं कह पाते, एक आपकी जो चित्र होता है वो कह देता है। जैसे कि इमोजीज आजकल बहुत चलन में है, कि अगर आप सैड होते हैं या हैप्पी हैं या किस तरह की फीलिंग है, तो सबके लिए अलग अलग इमोजीज होती है, उसको भेज देते हैं आप, और कुछ नहीं लिखते, तो उससे क्लियर पता चल जाता है कि आप किस मूड में या क्या कहना चाह रहे हैं, या आपका क्या फीडबैक है, जो भी कुछ आपको भेजा गया उसके बदले में, तो संकेत भाषा में आ जाती है। तो ये भी आपको दो तरह का रहेगा, एक विजुअल, दूसरा ऑडियो हो जाता है। विजुअल में क्या रहेगा, दृश्य, दार्शनिक संकेत भाषा। तो दृश्य यानी कि जो चीजें आप देखते हैं देख करके, जैसे कि चित्र हैं, पिक्चर्स होती हैं, या चित्रलिपि है, मानचित्र है, मैप होगा, रेखा चित्र है, डायग्राम्स जो बनते हैं, वो सब देख करके।
तो अगर इसकी हम बहुत अच्छा एग्जांपल लें तो पहले के टाइम में जो हुआ है या जो भी हिस्ट्री रही है हमारी, तो उनको हम अलग अलग जगह पर की जो कलाकृतियां कहें या चित्र जो बने हुए हैं या कहीं कहीं शिलालेख लगे हुए हैं, उन पर जो भाषा लिखी है बहुत सी पढ़ी गई है, बहुत सी नहीं पढ़ी जा सकी है अभी तक। तो उनको देख करके वो उनका रहन सहन, उनका जीवन कैसा था, किस तरह के लोग थे, क्या उनका कल्चर था, इन सब की जानकारी हमें उससे मिलती है। तो वो क्या है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन का ही एक प्रकार है। किस तरह का दृश्य या फिर दार्शनिक कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया उन्होंने, पुरानी इमारतें, मंदिर, किले, गुफाओं पर आज जो भी चित्रलिपि भित्ति चित्र दिखाई देते हैं वो उस काल में किस तरह के लोग रहे थे, कैसे उनका जीवन शैली थी, उस सबको ही दिखाते हैं। तो भी क्या एक तरह का दृश्य संप्रेषण ही है। या इसके अलावा अगर कहें तो हम लोग देखते होंगे जो चीजें हम मार्केट से खरीद के लाइए तो उस पर भी अलग अलग तरह के संकेत होते हैं। जैसे कि इको फ्रेंडली के लिए होता है कि जो भी कूड़ा कचरा उसको डस्टबिन में डालिए तो उसका भी एक साइन बना होता है। या फिर खतरे का चिन्ह बना होता है कि हाँ इट इज डेंजर, इसके पास आपको नहीं जाना है। या धूम्रपान निषेध का भी चिन्ह होता है। तो अलग अलग तरह के आपके जो सिंबल्स यूज होते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता ये भी एक कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने जैसे आगे बताया है कि जो कलर्स हैं, अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिए, जो कलर्स हैं वो भी एक तरह का प्रतीक ही है, चिन्हों का प्रतीक है। जैसे कि लाल रंग की बात अगर करें तो लाल रंग क्या है, रेड कलर इज द सिंबल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का प्रतीक है। नारंगी रंग, ऑरेंज कलर इज द सिंबल ऑफ एक्टिवनेस, एक्टिव होने का। पीला रंग, येलो कलर इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड चेयर। यानी कि हर रंग एक अलग तरह का सिंबल है। ग्रीन कलर है रिफ्रेशनेस का, ब्लू कलर हो जाता है कूलनेस का, जामुनी रंग इंडिगो कलर हो जाता है डिप्रेशन का, बैंगनी रंग है वायलेट कलर इज द सिंबल ऑफ स्टिमुलेशन। तो अलग अलग तरह का प्रतीक है चीजों के। जो कलर्स भी हैं वो भी समझ लीजिए हमको किसी न किसी तरह तो कुछ ना कुछ सिग्नल्स ही दे रहे होते हैं। तो एक तरह से हमारे आसपास नेचुरल तरीके से भी हम कहें तो हमारी प्रकृति जो है, जो हमारा नेचर है, वो भी हम हमारे साथ कम्युनिकेट करता है अलग अलग तरह से। तो जैसे कि सुबह का टाइम है या दोपहर का है या रात का टाइम है, ऑटोमेटिक आप उससे एक अलग तरह से फील करते हैं। कभी कभी चुपचाप बैठिएगा ही अकेले और देखिएगा तो आपको लगेगा नेचर भी आपसे बात कर रहा है, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है या फिर पानी की आवाज है, तो सब में एक तरह का क्या है, कुछ ना कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो भी कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं आपसे। तो कम्युनिकेशन एक तरह से हर जगह है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके आगे बात करें तो एक हो गया आपका दृश्य वाला और दूसरा हो जाता है शब्द या श्रव्य या ध्वनि संकेत भाषा, ऑडियो साइन लैंग्वेज। तो ये क्या होती है कि जो भी चीजें या संदेश जब आप सुन के या ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे कि गाड़ियों में हॉर्न होता है, कारखानों में भी आपके होता है, छुट्टी की घंटी लगती थी बचपन में जब हम लोग छोटे थे, क्लास में जाते थे तो वहाँ पर कब जो है इंटरवल हुआ है, कब हमारी छुट्टी हो गई है, तो उसके लिए बेल बजती थी। तो वो सारे सिग्नल्स ही होते हैं जो आपको एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी चीज का। जैसे कि बेल लगना है तो छुट्टी का हो जाएगा, या इंटरवल की घंटी है, तो अलग अलग तरह से होता है। तो हो जाता है ध्वनि संकेत भाषा। फिर इसके बाद आ जाएगा दैहिक भाषा या अंग विन्यास, बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये सिर्फ आपके कम्युनिकेशन में आप जो अभी पढ़ रहे वहीं तक काफी नहीं है, ये आपको आगे तक हेल्प करेगी कि अगर इंटरव्यू में भी आप जा रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आपके बोलने से पहले आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके जो जेस्चर्स होते हैं, उनको नोटिस किया जाता है कि आप कैसे बैठे, कैसे उठे, किसी भी चीज से प्रतिक्रिया फीडबैक आपने किस तरह से दिया, आप नर्वस तो नहीं है, आपका बोलचाल का ढंग कैसा है, या किस तरह से आप बैठे हैं, आपने चेयर कैसे पीछे करी। ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी इसमें शामिल होती हैं और इनको कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर दैहिक भाषा या अंग विन्यास क्या हो जाएगा कि दैहिक भाषा अशाब्दिक संप्रेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। इस संप्रेषण का वह माध्यम है जिसमें मनुष्य के शरीर का भौतिक संचालन, बॉडीज फिजिकल मूवमेंट, भाव भंगिमा, अंग विक्षेप, जो जेस्चर अभी मैंने बोला था, पोस्चर की किस तरह से आप बैठ रहे हैं। अगर आप झुककर बैठ रहे हैं तो मतलब आप लेजी हैं, आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ रहे हैं तो आप एक्टिव है। याद होगा आप लोग को बचपन में क्लास में हम टीचर्स हम लोग को डांटती थी कि झुक के मत बैठो, एक्टिव होकर पीछे सीधे होकर के बैठो, जो जिससे एक तो पोस्चर भी हम लोग का ठीक होता है, दूसरे हम लोग एक्टिव भी ज्यादा रहते हैं। या फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि बहुत सी चीजें होती हैं, आपको कुछ चीज खाई, आपने खट्टी लगी तो वो फेस एक्सप्रेशंस अलग आ जाएंगे आपके, आपको मीठा लगा, या अलग अलग तरह की चीजों के एक्सप्रेशंस हमारे फेस से अलग ही पता चलते हैं।
या आई कांटेक्ट, जब आप बात करते हैं तो कहा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखकर बात कीजिए, आई कांटेक्ट करके बात कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। या फिर जो पिच एंड टोन ऑफ वॉइस, जब आप बात कर रहे हैं तो कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आप जोर दे के बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को बहुत ही हल्के में धीमे से बोल देते हैं, तो वहाँ पर आप किस कब क्या कैसे बोल रहे हैं। जो लोग भाषण देते हैं कभी सुनिएगा, स्पीच जो होती है तो वहाँ पर किस शब्द पर जोर देना है, कहाँ पर आपको स्लो हो जाना है। जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको स्पेशली जो है थोड़ा सा तेज आवाज में बोलकर मेंशन करूंगी, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसे सुनना है हमें। तो ये सब कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपने डेली लाइफ में अगर हम बात करें कम्युनिकेशन जारी रखते हैं, जिससे कि सामने वाला शब्दों के अलावा कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी समझ जाता है कि आपका बिहेवियर क्या है, उस टाइम पर आप क्या चाह रहे हैं, कौन सी चीज आपको अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो चिंतन, भावना, स्थिति का प्रतिबिंब है, हाव भाव या आसन, पोस्चर हो जाएगा, जेस्चर्स हो जाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन, नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट, वही जो चीजें भी मैंने बताई थी, अपीयरेंस कि आपकी अपीयरेंस मतलब ये हो जाएगा कि आप किस तरह से प्रेजेंट होते हैं किसी के सामने, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरह से आप ड्रेसअप हुए हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट काउंट होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छे दिखने भी चाहिए। चुप्पी, साइलेंस, कहाँ पर आप चुप हैं, कहाँ पर आप बोल रहे हैं। जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आप पूरी अटेंशन के साथ उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले की बात पूरी भी नहीं होती, बीच में ही बोलना चालू कर देते हैं, तो उनका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तब जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी बात को पूरी सुनिए, समझिए, उसके बाद आप फीडबैक अपना दीजिए, जिससे कि ये रहता है, या आंसर दीजिए, इससे ये रहता है कि सामने वाले को भी लगेगा कि आप उसको पूरा अटेंशन दे रहे हैं। फिर आ जाता है बॉडी कांटेक्ट या शारीरिक संपर्क, जैसे कि हाथ मिलाना है या किसी के साथ गले मिलना है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से ग्रीट किया जाता है। जैसे हमारे भारत में हम लोग जो है हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, या आदाब करना, या फिर जो सत श्री अकाल, अलग अलग तरह के हमारे, क्योंकि भारत में बहुत वर्सटाइल देश है, यहाँ बहुत से अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हमारा मिलने का तरीका भी ऐसा है। अदर कंट्रीज में जाइएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा उनका अलग होगा, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग गले मिलते हैं, कुछ लोग झुक करके मिलते हैं, तो अलग अलग तरह का अलग अलग देशों का अपना अपना तरीका है, तो वो शारीरिक संपर्क हो जाता है। तो ये सब क्या है, ग्रीट कर रहे हैं आप ना उनको, कि अभिवादन कर रहे हैं, बस तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये सब में आ जाते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज में। इसके बाद आ जाता है इसमें कि समीप्य भाषा या समय एवं स्थान अंतराल भाषा, प्रॉक्सिमिक्स। अब ये क्या होता है, इसका मतलब जो होगा कि जैसे कि इनके नाम से विदित है कि समीप्य भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसमें संप्रेषक अपने चारों तरफ से स्थान, दूरी एवं विषय वस्तु को व्यवस्थित कर संप्रेषण प्रक्रिया संपन्न करता है, अतः इसे स्थान अंतराल भाषा, स्पेस लैंग्वेज भी कहा जाता है। अंग्रेजी का जो शब्द ये प्रॉक्सिमिक्स है, प्रॉक्सिमिटी से बना है, और प्रॉक्सिमिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा नियरनेस इन स्पेस और टाइम, निकटता या समीपता। तो अतः प्रॉक्सिमिक्स जो है का अभिप्राय हो जाएगा अपने आसपास के स्थान, दूरी, अंतर, आसपास की स्थिति के आदि के अध्ययन से, यानी कि जो हमारे चारों तरफ आसपास की स्थिति क्या है उसको हम लोग समझ के आइडिया एक लगा करके जो बातचीत कर रहे हैं या अपने जेस्चर्स या चीजों को समझ रहे हैं, तो वो हो जाती है। जैसे कि कहीं पर आप हैं, अकेले में हैं, सन्नाटे में हैं, आसपास देख रहे हैं कि कोई नहीं है, अंधेरा, तो एक ऑटोमेटिक आपको जगह से डर लगता है। या कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाके हमको कुछ अच्छा फील नहीं होता, या निगेटिव वाइब्स आ रही होती है, पॉजिटिव नहीं आती, तो हम फौरन ही वहां से हट जाते हैं। तो क्या है, कभी कभी हम आसपास की चीजों को देख समझ के भी ये आइडिया लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पर का माहौल या वातावरण या वो जगह सही है या नहीं सही है। तो आसपास की किसी वस्तु को किसी समय पर किसी स्थान पर समझ करके जो एक कम्युनिकेशन बन जाता है, वही इसमें आ जाएगा आपकी। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज। अब ये क्या होती है, भाषा प्रतिरूप या पार्श्व भाषा अशाब्दिक संप्रेषण का एक माध्यम है जिसका संबंध संप्रेषण के तरीके से है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने विचार, संदेश या बात को कैसे रखता है। पैरा का शाब्दिक अर्थ होगा समान या प्रतिरूप, एवं लैंग्वेज का अर्थ हो जाएगा भाषा, अतः पैरा लैंग्वेज का अर्थ होगा भाषा के समान। जैसे कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने मैसेजेस को आपको बता रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, तो वो हो जाती है पैरा लैंग्वेज।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि चीजों को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, वो डिपेंड कर जाता है, उसी को कहा जाएगा आपका पैरा लैंग्वेज। तो इसमें अभिव्यक्ति जो होती है वो भाषा मौखिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि मौखिक संप्रेषण ज्यादा रहता है, क्योंकि आप बोल करके चीजों को समझा रहे हैं या बता रहे हैं जो चीजें आपने समझी हैं या अपना कोई संदेश आप देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी मौखिक संप्रेषण में यदि हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि संप्रेषण के स्वर में उतार चढ़ाव, वक्तव्य की गति, अंतराल या विराम, कभी आवाज ऊंची हो कभी धीमी हो, आदि जाने अनजाने में होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक तरह से मतलब यानी कि जो आप बोल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो आप ये सारी चीजें हैं भी कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी भाषा को या संदेश को और अच्छे स्पष्ट तरह से व्यक्त कर रहे हैं। बीच में आप थोड़ा सा ना रुकिए, एक नॉन स्टॉप चलते रहिएगा तो क्या होगा, नॉन स्टॉप बोलते रहिए, बीच में ना रुकिए, सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। बहुत जरूरी होता है कि बीच बीच में आप ब्रेक दें अपनी बात को, अपनी थोड़ा सा रुकें, उसके बाद बोलें, जिससे कि सामने वाला समझ पाए उतनी देर में कि आपने अभी तक क्या कहा है। तो इसमें अगर हम बात करें कि क्या फैक्टर्स आ जाते हैं और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो वॉइस है, आवाज है, वही उतार चढ़ाव आ जाएगा। जब बहुत खुश होते हैं आपकी आवाज में एक अलग ही झलकती है चीज वो, अगर आप दुखी हैं तो वो भी आपकी आवाज से जाहिर हो जाता है। कभी आप डर गए एकदम से तो चिल्लाने लगेंगे तो वो भी आपकी आवाज से पता चल जाएगा, या एकदम से कभी कभी क्या होता है सरप्राइज हो जाते हैं, तो सारी चीजें आपकी भाषा से पता चलती हैं, आपकी आवाज की टोन क्या है उससे पता चलती है। जो उतार चढ़ाव है या फिर किस गति से आप बोल रहे हैं, या आपने पॉज लिया है बोलने में कि नहीं लिया है, या किस आवाज विस्तार कितना है, वॉल्यूम कितना है आपका आवाज का, वो भी चीज इसमें आ जाएगी। स्वराघात यानी कि स्ट्रेस की सूचना जो व्यक्ति दे रहा है, जो सेंडर है, उसका महत्व किस बात पर किस तरह से किया, किस भाषा पर अधिक जोर देकर बोल रहा है। तो ये सारे किसके प्रकार थे, ये सब थे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, अशाब्दिक जो होता है, यानी कि जब आप बोल करना नहीं बल्कि जो उसके अलावा बहुत सी और सी चीजें होती हैं अशाब्दिक तरीके से या संकेती उसके भाषा संकेत वाली जो भाषा है उसके माध्यम से आप अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। या एक तरह से ये भी होता है कि जब आप मौखिक संप्रेषण कर रहे होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप उसको भी शामिल कर लेते हैं अपनी भाषा में, अपने बोलने में, अपनी इंफॉर्मेशन देने में, तो वहां पर जो भी आप समझाना चाह रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझ में आएगा। जैसे कि कोई टीचर ही क्लास में पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाने के साथ साथ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जेस्चर्स होते हैं, या हाथ इधर उधर करके पढ़ाना है या चीजों को समझाना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से, तो वो सब भी क्या करता है, वो उसकी एक पढ़ाने के ही हिस्सा होता है। तो वो सब आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं, दोनों ही मिक्स करके समझाने की कोशिश कर रहा है आपको बस। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और आगे समझेंगे और तरह के कम्युनिकेशंस को देखेंगे। मैंने पहले कहा था इसके 3-4 पार्ट्स आप लोग के आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इसलिए एक एक इसको पढ़ना जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आपकी आ गया होगा। ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।